हेलो स्टूडेंट्स, ये है संकल्प बैच क्लास 12 फिजिक्स के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, चार्ज क्या होता है और चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सब हमने पढ़ लिया था। पर हमने चार्ज की यूनिट नहीं पढ़ी थी, और इस चैप्टर के अंदर यूनिट और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। वैसे तो चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल्स कूलम्ब्स लॉ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट अभी हम केवल चार्ज पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं चार्ज के ऊपर ओनली, जिसमें कूलम्ब्स लॉ भी नहीं लगता, तो वो वाले न्यूमेरिकल अभी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले हमने यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की यूनिट के बारे में नहीं पढ़ा था, तो हम पहले यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होती है चार्ज की। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को किस में मेजर करते हैं, तो यूनिट होती है चार्ज की कूलाम। क्या होती है, कूलाम। कूलाम साइंटिस्ट है, उसने अपने नाम पे दिया है। कूलाम होती है इसकी यूनिट, मतलब चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम के अंदर। जैसे अपन मास को मेजर करते हैं केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर, लेंथ को मीटर के अंदर, वैसे चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलाम के अंदर। ठीक है, और ये कैसी यूनिट है, कूलाम कैसी यूनिट है, तो ऐसा ही है। कैसी है, ऐसा ही। ठीक है, अब आप पूछोगे ऐसा ही है, आपको याद होगा 11वीं क्लास में ऐसा ही पढ़ा था, सीजीएस पढ़ा था, एमकेएस पढ़ा था। तो ऐसा ही अगर हम बात करें तो ये अगर ऐसा ही है तो सीजीएस भी पूछा जाता है कि इसकी सीजीएस क्या होगी। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, तो सीजीएस यूनिट का याद रखेंगे आप नाम, सीजीएस यूनिट किसकी, चार्ज की, तो होती है स्टेट कूलाम। क्या होती है, स्टेट कूलाम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, ऐसा ही पूछे तो कूलाम, जनरली कूलाम ही यूज करते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जाम में कि सीजीएस यूनिट बताओ क्या होगी, तो आपको बताना है स्टेट कूलाम होती है। ठीक है, अब ये जो कूलाम यूनिट है ना, ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन की भी यही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोले या चार्ज बोले एक ही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही चार्ज बोलते हैं। तो ये यूनिट तो हो गई, पर जो कूलाम होती है, ऐसा ही पे ध्यान दो, जो कूलाम होती है ना वो बड़ी यूनिट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं मीटर, हम एसआई के अंदर लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या यूज करते हैं, मीटर, पर मीटर क्या होती है, बड़ी होती है। अब आपको अगर मान लो छोटी मोटी लेंथ जो हमारी बुकों के अंदर होता है उसे मेजर करना हो, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर ना तो ऐसा ही होती है ना सीजीएस होती है, फिर भी यूज करते हैं। तो वैसे ही कूलाम्स भी एक बड़ी यूनिट है, उसको भी छोटा बनाना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट काम नहीं आती। जैसे मीटर काम कम आती है कॉपी ओपी के अंदर, तो कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं। वैसे ही कूलाम भी एक बड़ी यूनिट है, तो इससे छोटी यूनिट भी बना रखी है हमने, कूलाम से छोटी यूनिट, तो कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 1 मिली कूलाम की अगर बात करूं, 1 मिली कूलाम ये छोटी यूनिट है, तो इसमें कितने कूलाम होते हैं, इसमें 10⁻³ कूलाम होते हैं। ठीक है, जब भी आपको m दिख जाए तो इसको मिली बोला जाता है, भले वो कूलाम के साथ हो या किसी और के साथ हो। और इस m के लिए हमेशा क्या आता है, 10⁻³ आता है, हमेशा हर जगह आता है। ठीक है, तो ये इसमें भी आ रहा है, कूलाम के अंदर भी छोटी यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, और एक होता है माइक्रो। क्या होता है, माइक्रो, इसे म्यू बोलते हैं ना, और पूरा बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम में कितना होता है, तो 10⁻⁶ कूलाम। ये दोनों बहुत ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलती रहती है। एक होता है 1 नैनो कूलाम, नैनो से क्या होगा, 10⁻⁹ कूलाम। और एक होता है 1 पिको कूलाम, तो पिको के हिसाब से क्या आएगा, 10⁻12 कूलाम। ये याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, कन्वर्ट करने में काम आता है। एग्जाम में आपको मान लो क्वेश्चन देगा, तो क्वेश्चन में क्या होगा, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है तो छोटी यूनिट बना के देगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना हमारे एक्सपेरिमेंट के, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके हिसाब से दिए जाते हैं। तो वहाँ पर जब यूज़ करोगे तो छोटी यूनिट यूज़ की जाती है, जो स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है, उसे यूज़ की जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर ये देगा, पर आपको पता है ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो आपको कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो आपको मिली कूलाम देगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलाम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी m आए, भली कूलाम में हो भली किसी और में हो, m यानी मिली होता है, मिली में क्या करता है, 10⁻³ आता है। माइक्रो, म्यू मतलब होता है माइक्रो, और माइक्रो में 10⁻⁶ यूज़ करते हैं। n मतलब नैनो, नैनो में यूज़ करते हैं 10⁻⁹, और पीको में करते हैं 10⁻12 यूज़ करते हैं। तो ये तो होता है, इसको कन्वर्ट करने में मतलब काम आएगा आपका। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक का। दूसरा ये है ना, बड़ी है पर इससे भी एक बड़ी है, या यूँ कहें
चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है एक फेराड। क्या है? फेराडे, सॉरी, क्या है? फेराडे। ये सबसे बड़ी यूनिट है किसकी? ये यूनिट है चार्ज की, सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछे, जैसे आपको मैं पूछूं सेंटीमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, तो आप बोलोगे किलोमीटर सबसे बड़ा है इन तीनों में। तो वैसे ही चार्ज में सबसे बड़ी यूनिट क्या है चार्ज की? तो फेराडे है। क्या है? फेराडे। और 1 फेराडे में कितना होता है? 1 फेराडे में कितने कूलाम होता है? रिलेशन तो याद रखना पड़ेगा ना। एक फेराडे में कितने कूलाम होता है? तो आप याद रखोगे 96500 कूलाम। कूलाम को शॉर्ट में सी से लिखते हैं, याद हो जाएगा ना। ये देख लो वापस। सबसे बड़ी यूनिट की अगर बात करें, सबसे बड़ी यूनिट की अगर बात करें तो वो होती है फेराडे। और फेराडे, एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96500 कूलाम होता है, याद रखना इसका भी, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाता है कि स्टेट कूलाम और कूलाम में क्या रिलेशन है, और एसआई और सीजीएस इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो देखो एक रिलेशन होता है, मैं यहाँ एरो बना रहा हूँ इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन होता है कि 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ और स्टेट कूलाम की शॉर्ट में यह इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी लिखा जाता है इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ESU, स्टेट कूलाम को लिखा है। ठीक है, तो 1 कूलाम में 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं या स्टेट कूलाम, इन दोनों में रिलेशन है। ठीक है, अब इसके बारे में जो बताया था वो फ्रैंकलिन साइंटिस्ट था, उसने बताया था। तो इसको अपन ESU की जगह क्या यूज कर सकते हैं? 3 × 10⁹ FRB यूज करते हैं फ्रैंकलिन के लिए। ठीक है, फेराडे नहीं है, फ्रैंकलिन है। तो ये रिलेशन आता है। ये जो रिलेशन है किस किस के बीच में है? एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन है। समझ में आया क्या? दोनों अलग अलग चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है, पर ये जो है फेराडे इसकी सबसे बड़ी यूनिट होती है। और एक फेराडे में देखो कितने सारे कूलाम होते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा है वो क्या है? एसआई और सीजीएस यूनिट में रिलेशन है। तो ये था आपका यूनिट का कंसेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और ध्यान रखना चार्ज के बारे में कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, सॉरी, चार्ज कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया ना? ठीक, और चार्ज का फॉर्मूला सबको याद ही है, Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। ये चार्ज का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, और E क्या होता है? फिक्स वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। तो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, और E की वैल्यू होती है। तो ये होता है चार्ज का फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, मतलब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलाम? आर इन 1 कूलाम। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलाम। बहुत इजी है, ये 10th क्लास के अंदर भी था, मगर ठीक है स्टार्टिंग में थोड़ा इजी क्वेश्चन से अपन लेवल बढ़ाते हैं हमेशा। तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसके अंदर क्या बोल रहा है? आप एक कूलाम चार्ज के अंदर, ये चार्ज ही तो होता है कूलाम हमेशा, एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो अगर हम गिवन लिखे, हमें क्या क्या दे रखा है, तो हम गिवन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि हमें चार्ज Q दे रखा है कितना? 1 कूलाम। कूलाम के लिए शॉर्ट में क्या लिखते हैं? C से। हमें E तो पहले से पता है 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19 होता है। और n हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अगर फाइंड करना तो हमारा Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू Ne। ये क्या है? फॉर्मूला। वैल्यू पुट करूंगा तो 1, Q की वैल्यू कितनी है? 1, n की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19। आपको n निकालना है तो ये डिवाइड में जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड में जाएगा तो n इक्वल टू क्या आएगा? n इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/1.6 × 10⁻19, 1/1.6 × 10⁻19। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हो इसको? देखो यहाँ पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आएगा? 10 अपॉन ये 10/16 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा।
पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आता है क्या, 10 आता है। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10 की पावर प्लस की 19, सॉरी प्लस की क्या बनेगी 19। अब ये जो माइनस का था ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखो जब मैं 10 को 16 से डिवाइड करूंगा, 10 को 16 से डिवाइड करूंगा तो आपकी वैल्यू आएगी 0.625। करके देख लेना, आप आ जाएगी, बहुत सिंपल है। 16 का डिवाइड जाएगा नहीं तो पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर आगे 10 में 0 लग जाएगा। ऐसा कर लेना जैसे छोटी क्लास में करते थे वैसे ही। तो ये आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 10 की पावर, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट 19। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट नहीं होगा, इसमें समझ में आ गया होगा आपको। आप चाहो तो जो हमारे साइंस में स्टैंडर्ड होता है लिखने का किसी भी नंबर को, वो होता है एक नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0 है, 0 तो वैसे 0 है तो 6 के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो अगर मैं 6 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो क्या लिखेंगे अपन इसको, 6.25 इंटू 10 की पावर 19। ये नंबर है तो नंबर की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, ठीक है, चार्ज के ऊपर। तो इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, एक सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड वो कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी क्या करती है, आउट करती है, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आउट करती है या देती है। ठीक है, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास। ठीक है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। ये बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वापस समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स तो कम मतलब गिव्स आउट होते हैं कितना, 1 सेकेंड में। 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम लेते हैं, 1 सेकेंड लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कैसे करोगे, पहले तो आप समझो लैंग्वेज इसकी, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गिवन है वही लिखते हैं पहले तो। ठीक है, आंसर देखो, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, इन 1 सेकेंड कितने हैं, तो 10⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10⁹ अब आपसे अगर मैं पूछूं 10⁹ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपको निकालना है चार्ज। जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो आप चार्ज निकाल सकते हो। तो चार्ज कैसे निकालोगे, तो बोलेगे आप चार्ज, ऐसे लिख सकते हो पूरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। ऐसे लिखेंगे चार्ज गिवन बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। गिवन बाय अ बॉडी लिख लेना आप, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। चार्ज इन 1 सेकेंड, चार्ज 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में चार्ज कितना होगा। जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = NE। चार्ज निकालना है आपको तो n तो है आपके पास, E से मल्टीप्लाई कर दो तो n कितना हमारे पास 10⁹ और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये आपका क्या बन जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 10⁻9 और 10⁻⁻19 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1.6 तो आगे रहेगा ऐसा का ऐसा, और इसको कर लो आप सोल्व, क्या आएगा 10⁻−10 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, चार्ज आ गया। अगर मैं इसको शॉर्ट में किससे लिख दूं, Q से, पर Q से लिख दो या फिर चार्ज लिख देते हैं ऐसे ही, चार्ज। तो ये जो चार्ज है ना वो कितना है, 1 सेकेंड का चार्ज है। ये जो चार्ज है वो 1 सेकेंड में। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो इतना चार्ज है, मतलब इतने कूलम चार्ज है, एक तरह से हमें इसे 1 कूलम करना है। ये तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा क्या, सॉरी कम है, 10⁻−19 है। तो अब ये 1 कूलम करने में कितना टाइम लगेगा। हम लोग 8th क्लास के अंदर एक मेथड पढ़ते हैं, यूनिटरी मेथड, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे कि आपको पता है इतने कूलम में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। इतने कूलम चार्ज में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। तो 1 कूलम में कितना टाइम लगेगा, इतने कूलम चार्ज में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना टाइम लगेगा, तो हम बोलेंगे हाउ मेनी टाइम पूछा, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज, फॉर 1 कूलम चार्ज।
वही मेथड तो हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया ना यहाँ पे। जैसे आपने देखा कि इतने कूलाम चार्ज में 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 कूलाम में कितना लगेगा, तो डिवाइड चला जाएगा इससे, यूनिटरी मेथड है, ठीक है। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। ये लाइन खींच देता हूँ, अलग अलग शो होना चाहिए ना आपको। तो ये आपके पास यहाँ से टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलाम चार्ज मिल गया आपको। इसको सॉल्व कर लो, और अगर आपसे सॉल्व हो तो बहुत बढ़िया है, हो जाएगा सॉल्व वैसे तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आएगा। टाइम किस में आता है, सेकंड में, तो ये सेकंड में की वैल्यू है। बाकी आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, पर थोड़ा कंसेप्चुअल था कि भाई कैसे क्वेश्चन है ये, तो समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप जो वाटर है उसके अंदर कितना नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। अगर इसका सॉल्यूशन करना है ना आपको, तो पहले इसके मीनिंग को समझना पड़ेगा। हमसे चार्ज पूछा गया, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, ये तो हमें पता है। किसी मॉलिक्यूल की बात करें या किसी भी मटेरियल की बात करें, सब्सटेंस की बात करें, सबके अंदर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो ये बात तो पता है, पॉजिटिव या नेगेटिव निकाले, चार्ज हमें निकालना है। अब चार्ज के फॉर्मूले पे आप जाओ तो चार्ज का फॉर्मूला Q=NE होता है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q=NE। E की वैल्यू तो होती है फिक्स, N होता है हमारा चेंज होता रहता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलते रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, दिमाग में हम अगर समझे इस बात को, तो हमें फाइंड करना है N को। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में, पहले मतलब ये क्वेश्चन के अंदर ये बात समझ में आ गई ना। अब वापस देखते हैं, अब N को फाइंड करना है, पर कैसे करेंगे। तो पूछा है कि एक कप जो वाटर है उसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो एक कप वाटर की अगर बात करें, तो अगर एक कप वाटर की बात अगर मैं करूं, देखो ऐसे बना था रफली समझाने के लिए। ये मान लो एक कप है। अब इसके कप के अंदर जो वाटर कंसिडर किया जाता है, स्टैंडर्ड है ये, इसके अंदर माना जाता है कि कितना वाटर आता है, 250 ग्राम। कितना आता है, 250 ग्राम आता है। ध्यान रखना, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि एक कप के अंदर कोई भी अमाउंट जो भरा जाता है उसको 250 ग्राम माना जाता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, याद रख लेना। अब आती है बात कि हमें तो निकालना है चार्ज। हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पानी भरा है तो आपको पता है पानी के लिए क्या होता है, H2O फॉर्मूला होता है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O की बात करूँ तो आपको पता है H के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। H के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और H है कितने, 2 हैं। एक H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 H में 2 हो जाएंगे। प्लस ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको पता है 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 10 आ गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, 10। तो 10 तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर, मतलब n की जगह हम 10 रखेंगे और E की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हम निकाल लेंगे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो आप ये 10 रखोगे तो आप तो एक ही मॉलिक्यूल का निकालोगे ना चार्ज। किसका निकालोगे, H2O, जो केवल एक ही मॉलिक्यूल है। एक ही तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पर आपको क्या पता है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये जो कप है उसके अंदर H2O क्या हो सकता है, 4, 5, 10, कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो आप समझो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 11th क्लास का मोल कंसेप्ट जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसका भी यहाँ पर कंसेप्ट है, किस तरह से मोल कंसेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो जैसे कि 3 है, एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 3 मॉलिक्यूल्स हैं। H2O कितने हैं, 3, और एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। तो 3 H2O के अंदर कितने होंगे, 30 होंगे। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो H2O मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। जो भी नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने भी आएंगे। फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी एक मान लो, प्लस का भी इतना ही होगा और माइनस का भी उतना होगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटॉन्स, वो आ जाएगा। समझ गए बात को। पहला हमारा टारगेट क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स निकालना। कितने मॉलिक्यूल्स है ना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O फर्स्टली हमें फाइंड करना है इस वाटर के अंदर। देन उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि H2O मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक H2O के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या यूँ कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तो 10 प्रोटॉन भी होते हैं, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन बोल के निकालो या प्रोटॉन, या पॉजिटिव या नेगेटिव, एक ही बात है। जब आप ये मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आपके पास n आ जाएगा, और जैसे n आएगा वो यहाँ पे रखोगे तो चार्ज आ जाएगा। समझ में आया होगा। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसा है। अब बात आती है कि आपको मोल्स का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको निकालना है मॉलिक्यूल्स। अगर आप याद करोगे तो मोल के 2 फॉर्मूले होते हैं। मोल के 2 फॉर्मूले नहीं 3 होते हैं, पर यहाँ पर 2 काम में आएंगे। एक होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर आप बात करोगे H2O की, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है। तो H2, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का मास एक ही होता है और इंटू 2 से करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो 16 होता है, तो आंसर आ जाएगा 18। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। वो मैंने निकाला था पहले, वो थे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन निकाले थे, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो इसमें पहले लगाओगे आप गिवन मास लगाओगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा गिवन मास कितना होगा इसका 250। मैंने बताया था ना एक कप के अंदर कितने ग्राम आते हैं 250, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया। ये क्यों निकाला आप सोच रहे होगे, क्यों निकाला, क्योंकि मुझे निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। H2O के कितने मॉलिक्यूल्स है। जब मोल वाला कंसेप्ट आता है ना, तो मोल के 2 फॉर्मूले होते हैं, 3 होते हैं, पर दूसरे फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने वाला कंसेप्ट है। तो उसको यूज करने के लिए क्या करा है मैंने, पहले ये निकाल लिया है, फिर वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा। देखो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ये तो आपको याद ही होगा, इसको रफ कर रहा हूँ, फिर भी एक बार बता दिया था बस। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे कैसे, तो देखो अब दूसरा फॉर्मूला याद करो, इसका क्या है, तो मोल का एक फॉर्मूला और होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाद्रो नंबर। अब जब ये निकाल लिया तो मेरे पास मोल की वैल्यू आ गई है, मोल की वैल्यू वहाँ पुट करूँगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। तो क्या आएगा 250/18 इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आ जाएगा 10⁻23, 10⁻23 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर इसको रोक देते हैं क्योंकि आगे भी यूज आएगा, तो वहाँ सॉल्व कर लेना आप। तो ये हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या, कैसे निकाला। तो पहला कंसेप्ट था हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था। तो H2O के कितने मॉलिक्यूल्स आए आपके पास, इतने मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये मॉलिक्यूल्स है। और एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, तो आपको पता है कितना होता है 10 होता है, अभी हमने देखा था ना। तो अब आप निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने आएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लिखें या प्रोटॉन्स लिखें, दोनों के लिए सेम है। प्रोटॉन्स तो कितना आएगा, एक मॉलिक्यूल में 10 थे, तो अब इतने में कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही वैल्यू रहेगी 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू किससे कर देंगे 10 से। तो ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अब चार्ज कैसे निकालोगे, तो चार्ज के लिए करो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए n इंटू ई, n तो ये आया और e से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 250/18 इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 10, ये सब उसी में चल रहा है, और क्या लग जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
ये नंबर आगे और लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो एक तरीके से सॉल्व करना ट्राई करना आ जाएगा। पहले क्या करो, 10 की पावर को अलग कर लो, 0 0 या 10 की पावर को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो, फिर पॉइंट को हटा दो और सिंपल डिवाइड कर दो। बिल्कुल पॉइंट को हटाओ और सिंपल डिवाइड जो हम छोटी क्लास में करते हैं, तो आप इजी वे में आप सॉल्व कर लोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन, थोड़ा सा ये मतलब घुमा के क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें मोल कंसेप्ट भी आ गया और कई चीज़ें आ गई, मतलब तो दिक्कत आती है। फिर भी अगर डाउट आए तो वापस पूछना, एक बार वापस देखना इस क्वेश्चन को। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन चार्ट्स के ऊपर जो आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 1 नंबर का, और बना है बहुत बार। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान समझना है इस वाले क्वेश्चन को भी। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोइंग, आपसे पूछ रहा है कि क्या मतलब है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। और कैसे पूछ सकता है इसको लैंग्वेज फॉर्म में, तो ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस इज ग्रेटर देन 0। अगर 2 चार्ज का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है। तो आप सोचो, अगर 2 चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो 0 से बड़ा है, अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। समझ गए बात को, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है। तो ये दोनों चार्ज कैसे होंगे, दोनों प्लस होंगे। 2 प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी पॉजिटिव आता है, जब 2 प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी पॉजिटिव आता है। दूसरा केस क्या हो सकता है पॉजिटिव आने का, 2 माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है, प्लस आता है। 2 आपने ये पढ़ा ना, एल्जेब्रा में पढ़ते हैं हम ये, 2 प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, और माइनस को मल्टीप्लाई करते तब भी पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमारा 0 से बड़ा है ना, इसलिए मैं रिजल्टेंट पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। अब आप सोचो, जब दोनों प्लस होंगे तो ये लाइक चार्ज होंगे, मतलब सेम नेचर के होंगे, तो ये लाइक चार्ज है पहला, और माइनस होंगे तब भी लाइक चार्ज है। तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि ये दोनों कैसे हैं, लाइक चार्ज हैं। लाइक मतलब सेम नेचर के हैं। और दूसरा, अगर सेम नेचर के होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब यहाँ से समझ में आता है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, लाइक चार्ज। ये कैसे है, लाइक चार्ज है, लाइक चार्जेस एंड रिपेल ईच अदर। बात समझ में आई क्या, कितना सिंपल था, मगर आता है ऐसा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं ऐसे। समझ में आया क्या आपको, देख लो आप। ठीक है, अब सेकंड को देखते हैं, बी। अब आपसे इसका उल्टा पूछ सकता है कि 2 चार्ज का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इस बार रिजल्टेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो अब आपको पता है नेगेटिव जब भी आता है जब एक प्लस का और एक क्या हो, माइनस का। इसका मतलब एक प्लस का होगा और एक कैसा होगा, माइनस का। अब 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और एक कैसा, प्लस का एक माइनस का। हो सकता है पहला प्लस का हो तो दूसरा माइनस का, पहला माइनस का तो दूसरा प्लस का, पर किसी एक को माइनस का होना पड़ेगा। इसका मतलब इस केस के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कैसा हो गया, अनलाइक चार्ज। अनलाइक मतलब अलग अलग नेचर के चार्ज है, अनलाइक चार्ज है। और अनलाइक चार्ज प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये 2 टाइप और इसमें बताता हूँ, सिग्निफिकेंट के अंदर ही 2 टाइप और कैसे पूछ सकता है, ये समझ में आ गया होगा आपको। 1-2 के ऐसा पूछ सकता है आपसे कि ऐसा दे देगा आपको, सी केस देखो, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू बोल देगा 0। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। अब बताओ क्या मतलब इसका, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, Q1 इक्वल टू माइनस Q2, Q1 इक्वल टू माइनस Q2। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, पर दोनों बराबर ही है, पर एक प्लस का तो एक कैसा है, माइनस का है। एक प्लस का तो एक कैसा है, माइनस का। हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है और एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम बोलेंगे ये कैसे हैं, अनलाइक चार्ज है। कैसे हैं, अनलाइक चार्ज है। और अनलाइक चार्ज तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए बात को। और इसका उल्टा आएगा, जैसे यहाँ माइनस आ जाएगा तो उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो लाइक चार्ज हो जाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब Q1 माइनस Q2 लिखोगे तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। Q1 माइनस Q2 वाला आप ट्राई करना डी करके, ठीक है, उसमें क्या आएगा। तो ये था आपके सिग्निफिकेंट। तो चार्ज के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट आए तो कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।